हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन सभी के पास में 6th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को ये सूचना मिल चुकी होगी कि आप सभी की जो टेंटेटिव डेट शीट है वो रिलीज कर दी गई है। और इस वीडियो में हम आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ में आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप लोगों को अभी से ही बना के चलनी है, क्योंकि जो बच्चे 6th सेमेस्टर में है तो उन सभी के लिए फाइनल एग्जाम है। और यहाँ से अगर आप लोगों की परसेंटेज अप होती है तो यकीनन आगे आप सभी जहाँ पर भी जिस कोर्स में आगे एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको प्लस पॉइंट रहेगा। आप अगर अच्छे परसेंटेज लेकर आते हैं आप लोगों के लिए बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। तो यहाँ पर ये फाइनल है, तो ये पूरी तैयारी और हम आप लोगों की कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके हम अपनी तरफ से करवाएंगे। यहाँ पर आप सभी के सामने पहला जो हमारा पेज है वो आ चुका है, जिसमें हम आप लोगों को पहले आपका सिलेबस दिखा रहे हैं आपकी है कितनी यूनिट टोटल। तो बात करें तो 3 यूनिट है। सबसे पहली यूनिट है आपकी वैश्वीकरण की, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। वैश्वीकरण का अर्थ पढ़ना है, वैश्वीकरण के विवाद पढ़ने हैं, वाद विवाद यानी डिबेट्स, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। इसके बाद में आप सभी को इसी के अंदर वैश्वीकरण के आयामों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हल्का फुल्का जैसा कि आपकी बुक में भी बताया गया है वैसे वैसे हम आपको चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन कहते किसको है हम इसको देखेंगे, और चैप्टर के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है वो भी अभी देखेंगे। दूसरी यूनिट जो है आप सभी की वो समकालीन विश्व अभिकर्ता, यानी विश्व में वर्तमान समय में कौन कौन सी जो मेन या मुख्य अभिकर्ता या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर या इस वाले यूनिट्स के अंदर। और जो तीसरी यूनिट्स है, देखो आप सभी के सामने वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से मेन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है आप सभी का, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आप लोगों की MNCs है या फिर आपकी TNCs है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बाद में आप सभी देखो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो आपकी MNCs है, और जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के अलावा परराष्ट्रीय लिखा हुआ आपकी बुक में, लेकिन पारराष्ट्रीय कहते हैं इसको, जो कि TNCs है। इसके अलावा आपको ब्रिक्स के बारे में भी पढ़ना है। और जो थर्ड यूनिट है इसमें आप लोगों को समकालीन विश्व के कुछ मुद्दे होंगे। जैसे वर्तमान समय में विश्व में 3 मुद्दे ऐसे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, जो एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और साथ ही साथ में लैक ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधन की कमी के बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके अलावा न्याय की एक अलग ही अवधारणा आप सभी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में भी आप सभी को समझना आएगा। तो एक एक करके हम सारे के सारे स्लाइड्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट आप सभी की वैश्वीकरण की है। आप सभी को सबसे पहले ये समझना है कि वैश्वीकरण कहते किसको है। तो आप सभी को पता है कि वैश्वीकरण को कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम वैश्वीकरण है, दूसरा आपका भूमंडलीकरण नाम है, और तीसरे की बात करें तो हम जिसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ये 3 नाम है आप सभी के पेपर में, कई बार इंग्लिश हिंदी में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वाली यूनिट के अंदर सबसे पहले वैश्वीकरण कहते किसको है हम ये पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर वैश्वीकरण का सिंपल सा मीनिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो पूरे विश्व के जो देश हैं उनका आपस में आकर मिलना, देशों के बीच में व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, ज्ञान, संपत्ति, इन सभी चीज़ों का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें हम वैश्वीकरण के अर्थ को देखेंगे, वैश्वीकरण की अलग अलग परिभाषाओं को देखेंगे, जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है। हम इन सभी की चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में वैश्वीकरण के ऐतिहासिक विकास के बारे में, यानी हम बात करें वैश्वीकरण की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आप लोगों के लिए सिंपली कहूँ तो वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। यानी वैश्वीकरण के अंदर हम मेनली देखते हैं कि एक देश से दूसरे देशों में व्यक्ति, वस्तु, ज्ञान, पूंजी, संचार, इन सब चीज़ों का प्रवाह होता है, स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होता है। तो ये वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये राजा
महाराजा के समय से ही हमें देखने को मिल रहा है। और विश्व व्यापार को बहुत ज़्यादा पैमाने पर बढ़ा देना, आप ये कह सकते हो कि वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, पहले से ही होती आई है। हम देखेंगे जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी हिंदी में बात करें तो हम जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस टाइम पे भी क्या होता था, वैश्वीकरण होता था। विश्व के दूर दराज के स्थानों से हमारा व्यापार होता था। जैसे आप सभी को पता है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इससे भी हमारा क्या होता था, ट्रेड होता था, इससे भी हमारा व्यापार होता था। इनसे भी हम बहुत सारी चीजें आदान, ओमान, यमन, इन सब देशों से भी हमारा सामान आता जाता था। वैश्वीकरण से समय के अंदर ही हमको असहमति और विरोध के बारे में, यानी क्यों लोग वैश्वीकरण के अगेंस्ट आ रहे हैं, क्यों लोग वैश्वीकरण के अगेंस्ट आ रहे हैं, अगेंस्ट आने का मतलब क्यों है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, या फिर हम कहें तो इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, इसका आलोचना क्यों किया जा रहा है, इसकी आलोचना या इसकी बुराइयां क्या क्या है। तो आप सभी को पता है वैश्वीकरण या फिर हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है तो एक बुरा। तो वैश्वीकरण ने जिस प्रकार से देशों की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्तर में सुधार किया है, ठीक उसी प्रकार से देशों के अंदर राजनीतिक स्तर पे भी बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे सुधार हुए हैं। लेकिन इसकी बुरी बातें भी हैं, जैसे देश का पैसा विदेश जा रहा है, देश की संस्कृति वायलेट हो रही है, देश की सरकार का जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि वैश्वीकरण के बहुत सारे रीजन है। आप सभी को पता है WSF के बारे में, आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड सोशल फोरम। ये इंटरनेशनल स्तर पर एक ऐसा फोरम बन चुका है जहां पर वैश्वीकरण के विरुद्ध में आवाज उठने लगी है। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर क्योंकि हम तो केवल इस वीडियो में यही देख रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, तो वैश्वीकरण के अंदर और हमको क्या पढ़ना है, इसके अंदर वैकल्पिक दृष्टिकोण। तो हम ये भी देखेंगे क्या वैश्वीकरण के जगह पर आज वर्तमान समय में या विश्व स्तर पर कोई और व्यवस्था क्या अपनाई जा सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वैश्वीकरण के अलावा कुछ और भी ऐसी हम अपना ले जिससे विश्व स्तर पर जो देशों की अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था सुधर जाए और देशों के अंदर किसी भी प्रकार को लेकर कोई विवाद वगैरह ना हो। क्या वैश्वीकरण की जगह कोई और ऐसी व्यवस्था आ सकती है जिससे देशों को मदद मिल सके, आर्थिक व्यवस्था से या राजनीतिक व्यवस्था से सहयोग मिल सके देशों के बीच में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम इसका भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, वैश्वीकरण को पहले तो उतना बताया गया है, फिर वैश्वीकरण के बारे में और भी आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, जिसमें वैश्वीकरण ने हमारी संस्कृति को कैसे प्रभावित किया है। हमें इसके बारे में भी पढ़ना होगा कि वैश्वीकरण पर जो है दो तरीके के दृष्टिकोण है। एक आप लोगों को पता है इसके एक सकारात्मक प्रभाव है और दूसरे वैश्वीकरण के आप सभी को जो है नकारात्मक प्रभाव है। हमें इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा। वैश्वीकरण ने आज विश्व को किस प्रकार से, विश्व को एक ग्राम या फिर हम कहें गांव में या फिर हम कहें तो विलेज में किस प्रकार से बदल दिया है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया, जैसे आज विश्व स्तर पर आप देख रहे हो संस्कृति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, देशों की संस्कृति जो ऐसे निर्जातीय है उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो वैश्वीकरण को और कैसे सुविधाजनक, हम कैसे इसको और आसान बना सकते हैं, वैश्वीकरण के अंदर कौन कौन से आपको लगता है कि परिवर्तन होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ वैश्वीकरण के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होने चाहिए, तो वो आप इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक आयाम है इसका पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वैश्वीकरण का तकनीकी आयाम। देखो वैश्वीकरण के आयामों की अगर हम चर्चा करें तो वैश्वीकरण के 4 आयाम है, जिसमें सबसे पहला आप सभी का राजनीतिक आयाम है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो इसका आर्थिक आयाम है। तीसरी की बात करते हैं अगर हम, तो तीसरा इसका सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम है। और अगली बात करें तो हम तकनीकी आयाम है। ये 4 आयाम है जिसके बारे में आप सभी को, तकनीकी आयाम, इन चारों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। यहाँ पर ये आर्थिक आयाम है, अच्छे तरीके से देखेंगे, और ये राजनीतिक आयाम है। तो
इन इन आयामों को क्या क्या बातें ऐसी है जो चुनौतियां क्या क्या इसके सामने चैलेंजेस हैं, और वैश्वीकरण का विरोध आंदोलन क्यों हो रहा है। तो वैश्वीकरण का विरोध आंदोलन आप इससे पहले भी पढ़ोगे और यहाँ पर भी पढ़ोगे, अच्छे तरीके से आपको पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड, वो भी क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आपकी सेकेंड यूनिट की। जो सेकेंड यूनिट है इसमें आप सभी को समकालीन विश्व अभिकर्ता यानी विश्व स्तर के जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस है इसके बारे में बात करने हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे पड़ा? लीग ऑफ नेशन क्या था? आप सभी ने पढ़ा होगा लीग ऑफ नेशन क्या था। यानी अगर हम बात करें लीग ऑफ नेशन को पहले राष्ट्र संघ के नाम से जानते थे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध क्या कैसे बना मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। राष्ट्र संघ किस प्रकार से असफल रहा मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राष्ट्र संघ के स्थान पर आज वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं 24 अक्टूबर 1945 से जो यूएनओ बनाया गया है राष्ट्र संघ को ही परिवर्तन करके, तो इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, इसके कौन कौन से अंग हैं, इसके कौन कौन से अंग कौन कौन से काम करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। और साथ ही साथ में आप लोगों को एक एक चीज़ प्यार से पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WTO कहते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हैं, WTO का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ, और साथ ही साथ में WTO वर्तमान समय में क्या यह हमारे लिए क्यों ही जरूरी है। इसके बाद में हम MNCs के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि मैंने बताया, और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है TNCs के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक्स वर्तमान समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। B का मतलब ब्राजील है, R का मतलब रशिया है, I का मतलब इंडिया है, और C का मतलब चाइना, और S का मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये वो 5 जो विश्व स्तर पर विकासशील देश जो कि काफी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उभार रहे हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण रोल है इनका। तो इनके बारे में हमको विश्लेषण करना है, क्योंकि इसके अंदर भारत भी है, आप सभी को दिख रहा है आई से भारत इंडिया। तो ये भारत के लिए भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को देखो, जैसे कि मैंने बताया ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। इस ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत आप सभी को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप सभी का वर्ल्ड बैंक बना, किस प्रकार आप सभी का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना, और किस प्रकार आप सभी के लिए पहले ITO का मसौदा रखा गया था, फिर ITO में कुछ परिवर्तन करके GATT बनाया गया, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, और इसके बाद में किस तरीके से ये जो GATT है उसे आगे चलकर WTO का ही नाम दिया गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो आपकी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के अंदर है मैं आपको आने वाले टाइम पे पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ इसका नाम ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ही क्यों पड़ा, यह किस प्रकार निर्माण हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके द्वारा बनाई गई संस्थाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF है, चाहे आप वर्तमान समय में अब यूनिवर्सल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये किस प्रकार से काम कर रही है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके क्या कार्य हैं ये भी आपसे विवरण कई बार पूछ लिए जाते हैं। विश्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं ये पूछ लिया जाता है आपसे। विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य हैं, इन सभी के आपसे आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म भी, आलोचनाएं भी आपसे कर ली जाती है, पूछ ली जाती है, तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में क्या क्या सुधार होने चाहिए या क्या क्या सुधार होने थे, इनके बारे में बात करेंगे, और इन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा या ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के सामने कौन कौन सी दिक्कतें थी, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में इस यूनिट से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आप सभी का ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे जिसे हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ विश्व व्यवस्था में ब्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है या ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, भारत जो है भारत का ब्रिक्स के अंदर क्या रोल है, साथ ही साथ ब्रिक्स की क्या क्या चुनौतियां रही हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, चुनौतियों के बारे में। और साथ ही साथ में हम ये भी बात करेंगे ब्रिक्स ने किन किन उपलब्धियों को हासिल किया है और इससे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ये भी देखा जाएगा इसके अंदर। लास्ट और फाइनल यूनिट आप सभी की बच गई है जिसमें समकालीन वैश्विक मुद्दे हैं। मैंने आपको बताया कि विश्व स्तर पर वर्तमान समय में बात करें तो 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा आप सभी के सामने आ जाता है पर्यावरण का मुद्दा।
पर्यावरण में आपको 3 चीजें बड़ी ही अच्छे तरीके से सावधानी से पढ़नी है। पहला ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम आप सभी जानते हैं वैश्विक ताप भी बोलते हैं, यानी विश्व का जो तापमान है वो बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके बाद में आप सभी को बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप सभी को पढ़ना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और संसाधन की कमी, यानी हमारे देश में जो है सतत विकास, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है कि सतत विकास या सतत पोषणीय विकास ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि विश्व पर्यावरणवाद क्या है, यानी पूरे विश्व स्तर पर पर्यावरण हमारे लिए सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बनता जा रहा है, या विश्व में पर्यावरण की तरफ हमें क्यों ज्यादातर अग्रसर होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण के अंदर ही हम देख रहे हैं बहुत सारे जलवायु परिवर्तन या अंतर्राष्ट्रीय समझौते कराए गए हैं, जैसे आप सबने रियो सम्मेलन के बारे में पढ़ा होगा, आप सबने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा, आप सभी ने और अन्य जो समझौते हैं जो करवाए गए हैं उन सभी समझौतों के बारे में पढ़ा होगा। हम उन सभी समझौतों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप सभी के जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट यूनिट आप सभी की न्याय की बस्ती है, जिसके अंदर हम जिसके बारे में आपको वैसे तो पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसके पढ़ने के बाद में आप न्याय समझा जाओगे कि न्याय होता क्या है, न्याय की कौन कौन सी अवधारणा है, न्याय की जो है मार्क्सवादी अवधारणा कौन सी है, मार्क्सवादी अवधारणा, न्याय की आपकी उदारवादी अवधारणा कौन सी है, इसके बारे में। और न्याय के अंदर ही हम न्याय के अलग अलग आयामों के बारे में पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने पढ़ा भी रखा है। आप लोग ऐसा देखोगे कि आप लोगों को 6 सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बड़ी तेजी से करना चाहते हैं तो आप उन प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हैं। बाकी मैं आप सभी के लिए लगातार वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिसपे मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अब ये लास्ट आप लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बचा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इससे क्वेश्चन पेपर में बनना कंफर्म ही है। सबसे पहले आतंकवाद के आखिर क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इन सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आतंकवाद की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, यानी इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्यों हुआ है, इसका किस प्रकार का नेचर रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आतंकवाद का। और आतंकवाद के क्या प्रकार है, यानी क्या टाइप है आतंकवाद का, साथ ही साथ आतंकवाद के होने के क्या कारण है, किन कारणों से आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, आप कारण की बात करो या उत्पत्ति की बात करो, किन कारणों से पनपा है या किन कारणों से इसकी उत्पत्ति हुई है, आप कहोगे दोनों एक ही बात है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जो है वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवाद यानी वैश्विक आतंकवाद का देश या दुनिया किन तरीकों से सामना कर रहा है, और किसी देश की सरकार के लिए आतंकवाद को रोकना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे गैर राज्य अभिकर्ता कौन है, यानी ऐसे संस्थाएं जो किसी देश के द्वारा नहीं चलाई जा रही लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद है उसको रोकने का प्रयास कर रही है, हम उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो विश्व स्तर पर यूएनओ है, यूएनओ के द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और 9/11 के बाद में आतंकवाद विश्व स्तर पर किस रूप में देखा जा रहा है। 9/11 की घटना आप सभी को पता है, 11 सितंबर को अमेरिका के ऊपर, सितंबर के बाद अमेरिका के ऊपर क्या किया, अमेरिका के ऊपर 11 सितंबर को क्या किए गए भाई, आतंकवादी अटैक हुए थे, जिसमें 4, आपने सुना भी होगा, क्लास 12 में शायद पढ़ा भी होगा कि भाई अमेरिका के 4 अलग अलग जो विमान थे अरब कंट्री से हाईजैक किए गए, जिसको कि 19 अपहरणकर्ता थे। उन्होंने 2 टावरों को, जो नॉर्थ और साउथ टावर थे कहाँ के, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, उनसे टकराया था। इसके बाद में पहला विमान वहां चला गया, दूसरा विमान, फिर तीसरा विमान जो है अमेरिका के पेंटागन रक्षा मंत्रालय से टकराया था, और चौथा विमान जो है अमेरिका की सीनेट से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया नामक खेत पे जाकर गिरा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है एक आइडिया लग गया होगा। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को उसका भी आइडिया लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बाकी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल
सब्सक्राइब भी करें और आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। आप अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स को पूछना चाहते हैं, आप इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आप सभी के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें लगभग 1000 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और आप भी जुड़ सकते हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय